तो जीरो लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप समझो इसको। हम लोग बच्चे कोई माइनस में तो हो ही नहीं सकते, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। जहां पे कट कर रहा है वहीं पे सॉल्यूशन होगा लाइन, क्योंकि हमें क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। ये इसलिए हमें चाहिए था, ये हमारा कटिंग पॉइंट है। अब ऐसे भी देख लो आप, ये यहाँ पे और यहाँ पे ये कॉमन वैल्यूज है। हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 3 मैथमेटिक्स, और कल हम लोगों ने कुछ थियरीज को डिस्कस किया था, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज उसी चैप्टर का एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस हैं। एक्चुअली इस चैप्टर में बेसिकली जो ग्राफिकल पोर्शन है उसका विजुअलाइजेशन क्लियर कट होना चाहिए, दैट इज द रीजन मैं इसके सारे क्वेश्चंस को भी अभी सॉल्व करूंगा, ताकि आपको समझ में भी आ जाए सारा चैप्टर प्रॉपर्ली। खैर, पहला क्वेश्चन है, 10 स्टूडेंट इन क्लास मैथ क्विज, मतलब एक क्लास में मैथ क्विज होना था, उसमें 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि हमें यही बता रहा है फाइंड द गर्ल्स, कितनी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया। तो सबसे पहला काम यही है कि जो हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको एक एल्जेब्रिक फॉर्मेट में चेंज करना, ठीक है। तो पहला सिचुएशन हम लोग ये मान लेते हैं कि गर्ल्स की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स x, जो भी पहले स्टेटमेंट में दिया है उसको x मान लो, इजी है। नंबर ऑफ बॉयज y। अब ये कह रहा है कि 10 स्टूडेंट इन क्लास, तो स्टूडेंट का मतलब गर्ल्स और बॉय दोनों हो गए, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो मैं एक बात तो एज्यूम कर सकता हूं ना कि अगर इसको एक थोड़ा सा कंक्लूजन निकाले, थोड़ा सा डिक करें इसको, तो गर्ल्स कितनी हो सकती हैं, 0 से लेकर 9 हो सकती हैं, या कह लो 0 से लेकर 10, और बॉयज भी कितने हो सकते हैं, 0 से लेकर 10, कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो गर्ल्स 0 है तो बॉयज 10, ओके। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ जो गर्ल्स है, जो गर्ल्स की संख्या है 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, कि इसमें अगर हम लोग बॉयज के नंबर से 4 ज्यादा है ना, तो अगर मैं बॉयज के नंबर में 4 ऐड कर दूं तो इक्वल हो जाएंगे। फिर से समझो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ये है कि इफ नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन, जो भी आपके बॉयज हैं उनसे 4 ज्यादा है, तो दो ही सिचुएशन है, या तो मैं ऐसे कर दूं, या मैं अगर जो 4 ज्यादा है उसको माइनस कर दूं तो इक्वेशन इक्वल हो जाएगा। मतलब जितने नंबर ऑफ बॉयज हो गए उतने नंबर ऑफ गर्ल्स, और या फिर आप ये कर दो, नंबर ऑफ बॉयज में से एक ही बात हुआ, 4 इधर गया तो ये प्लस हो जाएगा। तो मेरे दो इक्वेशन बन गए, एक इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन मेरा y के फॉर्म में ले लेते हैं, तो y इज इक्वल टू x माइनस 4, ये मेरा इक्वेशन बन गया 2। इन दोनों को ही अगर जब मैं प्रेजेंट करूंगा, ये एक तरीके के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको भी ऐसे कर दूं, y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 10, तो इसको मैं कह सकता हूं एक तरीके से ये लाइन के इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। लाइन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, कोई एक x कोऑर्डिनेट है, एक y एक्सिस है, एक x एक्सिस है, एक y एक्सिस है, इसके ऊपर ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन को, ये फॉर्मेट रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेट लाइन को, कोई भी लाइन हो सकता है ऐसे। ये m रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें स्लोप को, ये जो टिल्टेड है थोड़ा, चाहे इसके प्रति लो चाहे आप इस वाले के प्रति, बट स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। c रिप्रेजेंट कर रहा है ये कितना x से शिफ्टेड है। तो ऐसे ही ये भी एक तरीके का स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, अ काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन, और ये भी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेट लाइन को ही। इसी को हमें ग्राफिकल फॉर्मेट में इसका सॉल्यूशन फिगर आउट करना है।
अब अगर सोचो इनका आपस में अगर सॉल्यूशन होगा तभी तो कहीं ना कहीं जाके ये एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे, तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे मुझको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मैं पहले इस वाले के लिए बनाता हूं, लाइन कैसा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए और फर्स्ट इक्वेशन, और अगर बहुत ज्यादा डिटेल में अगर करना है तो हम लोग क्या लेंगे, 0 से लेके 10 तक ले सकते हैं कोई वैल्यू। जैसे फॉर इक्वेशन 1 x y, जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाओगे वैसे वैसे धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। तो x का वैल्यू अगर मैंने यहां पे 0 रखा, ये मेरा इक्वेशन है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 10। तो x का अगर मैंने वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू मेरा 10 हुआ। x का वैल्यू अगर मैंने 1 रखा, y का वैल्यू 9, x का वैल्यू 2 8 3 7 4 6 5 5 6 4 माइनस 6 तो प्लस 4 हो जाएगा। ये हो गया अगर 7 तो 3 8 2 9 1। तो आप इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हो। अब अगर मुझे इसे एक्स वाई पे कैसे प्रेजेंट करना है तो वो देख लो। x जब 0 है तो y मेरा 10 है, तो मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर है 1 2 3 4 5 7 8 9 10। अब अगर x मेरा 0 है तो y मेरा 10 है, तो पहला पॉइंट मुझे यहां मिला। x 1 है तो y मेरा 9 है, दूसरा यहां मिला। इसी तरीके से तीसरा यहां मिला, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और समथिंग लाइक दिस। अगर आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, चलेगा। खैर इसकी डिटेलिंग में नहीं जाते, हम लोग बस कंसेप्ट को समझते हैं। तो इस वाले इक्वेशन का हमने लाइन फॉर्मेट बना लिया। इस वाले इक्वेशन का हमें कैसे बनेगा, दूसरे वाले इक्वेशन को ही बनाते हैं। फॉर इक्वेशन 2, फॉर इक्वेशन 2 दैट इज y इज इक्वल टू x माइनस 4। तो एक हो गया x, जब हम लोग x को 0 लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप समझो इसको। हम लोग बच्चे कोई माइनस में तो हो ही नहीं सकते, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना है, धीरे धीरे ये बिल्ड हो जाएगा। बच्चे माइनस में नहीं हो सकते तो मैं x डायरेक्ट 4 लेता हूं। जब x मेरा 4 होगा तो y मेरा 0 होगा, 4 माइनस 4 0। x मेरा 5 होगा तो y मेरा 1 होगा। x मेरा 6 होगा तो y मेरा कितना होगा, 2। x मेरा 7 तो y 3, 8 4 9 5, और अगर x 10 हुआ तो y मेरा 6। अब इसको जरा प्रेजेंट करते हैं। जब x 4 है तो y मेरा 0 है, ठीक है, यहीं पे आएगा पॉइंट। जब x मेरा 5 है तो y मेरा 1 है, समथिंग लाइक हियर। जब x मेरा 6 है तो y मेरा 2 है यहां पे। जब x मेरा 7 है तो y मेरा 3 है। तो अगर आप देखोगे ये लाइन मेरा ऐसे जा रहा है,
यहां पे कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है। अब एक चीज देख लेते हैं, क्या 3 और 7 का कोऑर्डिनेट इसमें भी है? तो ऐसे ही पता चल जाएगा कि ये दोनों वही पॉइंट पे कट कर रहे होंगे। यस, मीन्स एक जगह हमें ऐसा मिल गया, x जब 7 है और y जब 3 है, तो हमारा वो पॉइंट है जहां पे ये दोनों ही लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट का मतलब बोथ टुगेदर कंसिस्ट कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं सॉल्यूशन, इसीलिए कंसिस्टेंट भी कहते हैं इसको, कंसिस्टेंट। इसका मतलब ये हो गया कि x मैंने किसको माना था? गर्ल्स को। गर्ल्स मेरी केवल कितने हैं? 7, बॉयज मेरे हैं 3। दोनों को मिला दूं, अगर दोनों को ऐड कर दूं तो 10 है। और अगर गर्ल्स को देखूं तो गर्ल जो है बॉयज से 4 ज्यादा है, ठीक है। 3, 4 अगर इसमें मैं ऐड कर देता हूं तो ये इक्वल हो जाएगा, गर्ल्स और बॉयज आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो आई होप ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा करते हैं, दूसरा क्वेश्चन। सिग्निफिकेंस ऑफ ग्राफ इतना हैवी है, जैसे जैसे आप हायर लेवल पे पहुंचोगे, जैसे जैसे आप हायर लेवल पे पहुंचोगे, वैसे वैसे ग्राफ का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। क्योंकि मैथ हो गया या कोई भी और सब्जेक्ट हो गया, इट्स ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन, कि आप चीजों को आप कैसे समझ रहे हो। अब आपको अगर मैं 50 पेज दे दूं पढ़ने के लिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। तो एक मैंने ग्राफ के फॉर्मेट में शो कर दिया, तो आपको ये समझ में आ गया ना कि उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का प्रोग्रेशन क्या है, कि वो आगे बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्या है। तो इसीलिए जो है ग्राफ पढ़ाया जाता है। तो ग्राफ को इसी सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे। एक अगला क्वेश्चन है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50। दोनों मिला के जो है कॉस्ट, एंड 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46। फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड पेन। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि मुझे पहले पेंसिल दिया, तो मैं कॉस्ट 1 पेंसिल कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x मैंने मान लिया। आपको जो मानना है मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट ऑफ 1 पेन y, तो क्योंकि पेंसिल पहले दिया था तो इसलिए मैंने इसको x माना। इसने ये कहा कि अगर मैंने 5 पेन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, पेंसिल 5 पेंसिल, तो एक कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 7 पेन, ये दोनों मिलके 50 बनाते हैं। इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा है 7 पेंसिल प्लस 5 पेन, ये बनाते हैं 46। ये हो गया इक्वेशन 2। अब आप कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, बट चलो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूं, सॉल्व कर ही देता हूं पूरा। तो 7x प्लस 5y ये मिल गया, ठीक है। तो ये मुझे एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, इसको मैं इधर कर दे रहा हूं, -5/7x प्लस 50/7। ये मेरा c रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मेरा स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से इक्वेशन सेकंड क्या है? इक्वेशन सेकंड है हमारा y इज इक्वल टू -7x/5 प्लस 46/5, ठीक है। इसमें मुझे यही बताना है कि कितने, मतलब एक पेन का कॉस्ट बताना है, एक पेन और एक पेंसिल का कॉस्ट बताना है। थोड़ा सा आईक्यू लगाते हैं। आईक्यू ये लगाते हैं कि किस तरीके से मुझे नंबर्स पुट करने हैं, ठीक है, ताकि ज्यादा पुट भी ना करना पड़े और मैं वैल्यू कम में निकाल भी लूं। x y, एक तो सीधे सीधे आप चाहो तो रख सकते हो, स्टार्टिंग कर सकते हो 0 से, लेकिन ऐसे समझो 7y है और 5x, तो मैक्सिमम एक का कॉस्ट कितना हो सकता है?
क्योंकि आप सोचो, अगर मैं मान लू एक्स का एक कॉस्ट का 1 रुपीज है, तो ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? अगर एक कॉस्ट हुआ तो ये 5, तो 7 का कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो जो 45 आए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम का कॉस्ट कितना जा सकता है y का? 6 रुपए जा सकता है। 7 इंटू 6, तो उससे कम ही रखना है, तो मुझे y जो है 6 तक का वैल्यू रखना है, उससे ज्यादा नहीं रखना है, ठीक है। या फिर खैर सिंपल जैसे फॉर्मेट में करते हैं वैसे कर लेते हैं। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। x का कितना कॉस्ट मैक्सिमम हो सकता है? x का मैक्सिमम जा सकता है 7, 8 मान लो। अगर मैं 5 इंटू 8 करूं तो 40 हो गया, और 7 इंटू 1 7, तो मैक्सिमम मेरा 8 जा सकता है, उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो 8 के लिए मैं क्या करता हूं, ऐसे कर लेता हूं। एक तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, इतना हमें पता है। तो इससे हमें ये भी एक आइडिया आ जाता है कि हमें कितने वैल्यूज जो है कंसीडर करने हैं। तो अगर मैंने 1 लिया, तो अगर आपने 1 पुट किया इसकी जगह, x की जगह, तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 45/7। अगर आपने 2 लिया, अगर आपने x की जगह 2 लिया, तो ये हो जाएगा 40/7। अगर आपने 3 लिया तो ये हो जाएगा 35/7। 35/7 मतलब 7 5 जा 35, तो 5 भी लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगर आपने 4 लिया यहां पे, तो 30/7। अगर आपने 5 लिया तो 25/7, और अगर आपने 6 लिया 20/7, 7 15/7, और 8 10/7। तो एक इक्वेशन ये बन गया। दूसरा इसके लिए क्या बनेगा? इसके लिए क्या बनेगा? ये देखो, वैसे तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूं इजी वे से, ठीक है, हमें पता भी है, लेकिन मेरा आपको बताने का पर्पस ये है कि कैसे ग्राफ में आपको माइंड लगाना है, कम से कम वैल्यू जो है सेलेक्ट करके हम लोग आंसर फिगर आउट कर लें। एक्स वाई, इसमें भी अगर आप देखो तो मैक्सिमम कितना हो सकता है एक्स का वैल्यू? एक्स का वैल्यू मैक्सिमम जो है 6 अगर करूंगा तो 767 इंटू 6 42। अगर मैं मैक्सिमम एक्स का वैल्यू 6 ले लूं तो हो जाएगा 42, और 42 और अगर 5 करूंगा, y का वैल्यू अगर 1 लूंगा तो 47। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा x का मैक्सिमम वैल्यू 5 तक जाएगा, क्योंकि 47 जो हो जाएगा वो 46 से ज्यादा। ये थोड़ा सा हाईयर लेवल पे इस तरीके से माइंड वर्क करेगा। आप जो है एक एक छोटे छोटे वैल्यू लेना है ना, तो इसलिए इस तरीके से कर लो आप। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमें वैल्यू क्या मिल रहा है? अगर मैं 1 रखता हूं तो 46 माइनस 7 कितना हुआ? 39, 39/5। 2 रखता हूं तो 14, 7 इंटू 2 14। 46 माइनस 14 कितना हुआ? 46 माइनस 14 32/5। 3 रखो, 3 इंटू 21, 46 माइनस 21 कितना हुआ? 46 माइनस 21 5 and 2, 25/5, and this 4 28 46 माइनस 28 कितना हुआ? 4। 46 माइनस 28, तो 8 and 1/5,
एंड 535 11/5। तो अगर आप इन दोनों में कंपेयर करोगे तो आपको एक जगह आंसर मिल रहा है, या इसका भी सॉल्यूशन करोगे तो ये 5 आ जाएगा, 3 और 5 का कॉलम, और यहां पे भी 3 और 5 का कॉलम। इसको अगर हमें ग्राफ पे प्रेजेंट करना रहे तो ग्राफ पे अगर हम लोग इसको प्रेजेंट करने की कोशिश करें तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो ये 1 है, यहां पे मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां तक रखते हैं। तो पहला है जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू है 45। 45 का मतलब ये हो गया कि लगभग 6 मान लो, आसपास कर लेते हैं, 1 6 यहां पे पहला वैल्यू है। जब ये 2 है तो 40, तो 40 का वैल्यू का मतलब ये हो गया 5 और 6 के बीच में, इसको 6 और 7 के बीच में करते हैं, 2 5 और 6 के बीच में। 3 है तो 5 है, 3 और 5 समथिंग, 4 है तो 4, इसके आगे नहीं जाते, ये हमारा कुछ लाइन ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जब हम लोग इसको कवर करेंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा इस वाले भी क्वेश्चन में जहां पे 1 है तो 8, x का वैल्यू 1 है तो इसका वैल्यू 8, x का वैल्यू 2 है तो इसका 6, और x का वैल्यू जब 3 है तो ये 5 समवेयर। ओके, ये मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया, एक बार फिर से चेक करते हैं। ये x का वैल्यू 1 है तो 6 और 7 के बीच में आएगा, ठीक है। x का वैल्यू 2 है तो 5 और 6 के बीच में आएगा, x का वैल्यू 3 है तो 5 के बीच 5 पे आएगा, ठीक। और ये लाइन कुछ ऐसे जा रहा है, और दूसरे वाले में x का वैल्यू 1 है तो ये मेरा 8, x का वैल्यू 2 है तो ये ऑलमोस्ट 6 के आसपास, x का वैल्यू 3 है तो ये 5 से, तो ये इस तरीके से आएगा और कट करेगा यहाँ पे, जहां पे x का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है 3 और y का वैल्यू मुझे मिल रहा है 5, जहां पे कट कर रहा है वहीं पे सॉल्यूशन होगा। लाइन क्योंकि हमें क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, ये इंटरसेक्ट कर रहा है सिर्फ एक ही पॉइंट पे, तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। इसको चेक भी कर लेते हैं। अगर मैं 3 पेन रखूं पेंसिल तो ये हो जाएगा 15, और अगर 5 पेन रखूं तो ये हो जाएगा 35 = 50, सही है। यहां पे 7 × 3 + 5 × 5 ये हो जाएगा 21 25 46, ये भी सही है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। मैं इसको मिटाता हूं। तो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं आगे क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूं, एक तो वो क्वेश्चन जिसमें कुछ एक्स्ट्रा बताना हो और जिनमें कंसेप्ट बताना हो, बाकी इन कंसेप्ट के बेसिस पे जाके बाकी सारे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इन वर्स्ट सिचुएशन अगर आप नहीं कर पाते हो तो फिर आप इजी वे से डिस्क्रिप्शन में आप इसको सॉल्यूशन गेन कर सकते हो। तो ये 5th क्वेश्चन है, इसके बाद फिर इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। टोटल 7 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विक है, छोटी छोटी बात करना पड़ेगा इसमें। क्वेश्चन है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, सपोज ये गार्डन है, ओके। ये कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। सबसे पहली बात ये कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर एक सिंपल कंसेप्ट से बस आप समझो। पेरी का मतलब होता है चारों तरफ, मीटर का मतलब हम लोग लेंथ कंसीडर कर, तो चारों तरफ का लेंथ
यानी कि अगर मैं मान लूं इसका लेंथ ये है x, इधर है y, तो मैं अगर पेरीमीटर बोलूंगा, पेरीमीटर मेरे लिए क्या होगा फिर, पेरीमीटर इज इक्वल टू x, फिर इसको जोड़ लो प्लस y प्लस x, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो लेंथ सेम होगा, प्लस y, तो मैं बोल दूं 2x प्लस y। अब स्ट्रक्चर कुछ भी रहे, मान लो कोई स्ट्रक्चर ऐसा दिया हुआ हो, अब इसके लिए पेरीमीटर क्या होगा, ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, फिर ये वाला लेंथ, ये वाला, ऐसे ही चाहे वो सर्कल में है कुछ भी हो, आप उसको उस तरीके से काउंट पूरा का पूरा ऐड कर दो। वो पेरी मतलब होता है ये चारों तरफ, ठीक, पेरी का मतलब होता है चारों तरफ, चारों तरफ, और मीटर रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, तो सिंपल उसी लेंथ को मीटर। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि हाफ द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर जो भी है आपका उसको हाफ कर दो, 2x प्लस वाई को आप हाफ कर दो, जिसका यानी कि इस गार्डन का हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, ये मेरा विड्थ है, ये मेरा लेंथ है, तो ये देखने से भी लग रहा है ये कुछ ज्यादा है। अब ये कितना ज्यादा है ये बोल रहा है कि अगर तुम अपने x में से 4 माइनस कर दो तो तुमको y का वैल्यू मिल जाएगा, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि आपका जो लेंथ है ना उसमें अगर उसको अगर मुझे इक्वल करना है तो मैं क्या करता हूं, आपके विड्थ में 4 ऐड कर देता हूं, 4 मीटर ऐड कर देता हूं। सो इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36। अब देखो स्टेटमेंट आपको पढ़ने आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि स्टेटमेंट कह क्या रहा है। स्टेटमेंट कहने का मतलब ये है कि ये पेरीमीटर जो हाफ है ये 36 है, इसका वैल्यू आ रहा है 36, और इसी में एक और स्टेटमेंट इसने दे दिया, ये भी, ये बन गया मेरा, ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ये मेरा हो गया सेकेंड इक्वेशन। इसी एक छोटे से स्टेटमेंट में इसने 2 इक्वेशन बना दिया। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन, आपको गार्डन का डायमेंशन बताना है, यानी कि उसका लेंथ कितना है, उसका विड्थ कितना है, ये बताना है। तो क्योंकि हम लोग ग्राफिकल मेथड डील कर रहे हैं तो ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करेंगे। इसको मैं अपने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में कर दूं, x माइनस 4, इक्वेशन फर्स्ट। अब आप सोच के बताओ x ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, यहां आप देख लो x जो है 36 है टोटल, दोनों का ऐड करके 36 आ रहा है। दूसरे में वो ये कह रहा है कि एक 4 ज्यादा है, तो हम लोग शुरू करते हैं यहीं से, तो होगा कम से कम इस सीक्वेंस में जैसे कि 10, 12, 15 इस तरीके से होगा ना, तो वैल्यूज भी उसी तरीके से रखते हैं। हम वैल्यू कंसीडर करेंगे दोनों के बीच में डिफरेंस, तो मैं 20 तक लेके चलता हूं, है ना, 20 तक x का वैल्यू, और हम लोग लेते हैं 4 के गैप पर, ठीक, क्योंकि इनके बीच में गैप क्या है, अगर मैं गैप देखना चाहूं x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो मैं 4 के गैप पे वैल्यू को कंसीडर करता हूं, तो ये हो गया x। सी ये सारी चीजें ना अभी मैं छोटे छोटे आप चाहो तो 1, 2 से कर लो, कोई इश्यू नहीं है, बट धीरे धीरे ये सारे लॉजिक जो है आपका बिल्ड होने लगेगा। तो x मैंने अगर जब 4 कंसीडर किया यहां पे, तो y कितना हो गया 0, बट इन दोनों का ऐड 36 आ रहा है, नहीं, तो ये तो वैसे ही पता चल जाएगा, वैसे ही। खैर, दूसरा x मैंने कंसीडर किया, चलो 12 कर लेते हैं, थोड़ा सा बिग वैल्यू लेते हैं, 12 माइनस 4 8। अगला 16 ले लेते हैं, 16 माइनस 4 12, 20 ले लेते हैं, x 20 लिया, 20 माइनस 4 16, एक तो हमारा ये हो गया।
अच्छा मैंने 24 तक कहा था ना, एक और वैल्यू ले लेते हैं 24 अगर लिया तो ये 20 हो जाएगा। तो x वैल्यू हमारा कितने गैप करते हैं, 4 के गैप पे ना, ये हो गया 4, ये 8, ये 12, 16, 20, 24, इसी तरीके से इधर 4, 8, 12, 16, 20 एंड 24। तो पहला जब x का वैल्यू 4 था तो y का वैल्यू 0, यानी पहला पॉइंट तो मेरा यहीं पे आएगा, ठीक है। दूसरा x का वैल्यू जब 12 था तो y का वैल्यू 8। ऐसे ही चलो इसको और ज्यादा सिंपल कर देते हैं। आप वैसे ग्राफ चार्ट यूज कर सकते हो। अब क्योंकि मैंने रेड पेन से किया है तो मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, पॉइंट ड्रॉ करूंगा ब्लू से। फर्स्ट इक्वेशन के लिए ब्लू, दूसरे इक्वेशन के लिए ब्लैक से। ओके, तो इसका कहना यह है कि पहला पॉइंट तो मुझे 4 और यहां मिल गया, दूसरा 12 पे मैंने लिया था 12 और 8 यहां मिल रहा है, ये मेरा कोऑर्डिनेट होगा। तीसरा 16 एंड 12, 16 एंड 12 ये रहा। थर्ड है 20 एंड 16, 20 एंड 16 ये रहा। फोर्थ है 24 एंड 20, 24 एंड 20। तो ये मेरा, जब भी आप बनाओगे आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। मेरा थोड़ा सा ड्राइंग बकवास है, इधर उधर हो जा रहा है, लेकिन आप ड्रॉ करोगे उससे तो आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। दूसरा इक्वेशन है हमारा, कहां गया, हाँ, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 36। इसको मैं ऐसे कर सकता हूं। तो अगेन 4 ही कंसीडर करते हैं, 4 से शुरू करते हैं, नहीं 4 से वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं कितने से करें, 24 इसमें मैक्सिमम दिया, 24 से करते हैं, ठीक है। दूसरे इक्वेशन के लिए, इसके लिए हम लोग 24 से शुरू करते हैं। x हम लोग लेते हैं, नहीं 24 नहीं, 12 से कर लेते हैं, 12 से 24 तक जाएंगे। 12, अगर मैंने इसमें 12 लिया तो आएगा 24, यानी कि जब x का वैल्यू 12 है तो इसका वैल्यू है 24, यहां पे आया। x का वैल्यू 16 है तो इसका वैल्यू आया 20, 16 है तो 16, तो y का वैल्यू कहां पे है 20। x का वैल्यू जब 20 है तो y का वैल्यू 16, y का वैल्यू 16 ये रहा। हाँ मिल गया, बस और क्या, बस यही हमें चाहिए था। ये हमारा कटिंग पॉइंट है। अब ऐसे भी देख लो आप, ये यहाँ पे और यहाँ पे ये कॉमन वैल्यूज है, और इन दोनों को अगर मैं ऐड करके देखूं तो ये मुझे 36 मिलेगा। इन दोनों को मैं माइनस करके देखूं तो मुझे 4 मिलेगा। मिल गया मुझे आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, आगे डिस्कस करते हैं। आगे का जो कंसेप्ट है थोड़ा सा रिवाइज करके फिर आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे ग्राफ में जो है, अगेन फिर से हम समझते हैं, हम लोग जो ग्राफ को डिस्कस कर रहे हैं दो इक्वेशन का, ठीक है। मान लीजिए एक लाइन है, इसमें जो ये लाइन टिल्टेड है, थोड़ा सा ये टिल्टेड है ना एंगल, ये बिकॉज ऑफ ये टिल्टेशन कह लो आप इसको, या फिर इसको कह लो आप एंगल, या फिर इसको कह लो आप स्लोप। ये बिकॉज ऑफ ए एंड बी। इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी
इज इक्वल टू 0। तो ये मुझे मिल गया कि टिल्टेशन मेरा किसके कारण है, ए और बी के कारण। ठीक है, दूसरी बात, इसका शिफ्टिंग, ये कितना शिफ्ट है, शिफ्ट फ्रॉम ओरिजिन, ये रिप्रेजेंट करता है बेस्ड ऑन सी वैल्यू, ये वाला वैल्यू। अब अगर दो इक्वेशन रहेगा, उनके बीच में भी शिफ्टिंग यही डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो अगर मान लो मेरा इक्वेशन, एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो मैंने ये कहा, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इक्वेशन वही कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब वही इक्वेशन इंटरसेक्ट करेगा जिनका स्लोप डिफरेंट होगा। आप सोचो, अगर इनका स्लोप, मान लो दो लाइन है, एक लाइन और है, अगर मैंने सेम स्लोप का कोई एक लाइन बना दिया, ठीक है, जितना ये बना रहा है उतना ही ये बना रहा है, सी से कहीं से भी शिफ्ट हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सिर्फ तो ये कभी भी इंटरसेक्ट करेंगे, इनफाइनाइट लेवल तक ये कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। बट थोड़ा सा भी अगर मैंने हल्का सा भी अगर टिल्ट किया किसी भी तरीके से, चाहे ऐसे किया चाहे ऐसे किया, कहीं ना कहीं ये जाके जरूर कट करेंगे। तो दैट इज द रीजन इनका जो a1 बाई b1 है ये आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। अब क्योंकि कुछ इक्वेशन ऐसे दिए थे जिसमें y का वैल्यूज नहीं होता, दैट इज द रीजन हमने इसको ऐसे कंसीडर किया था, a1 बाई a2 मस्ट नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तभी हमें सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, दूसरा, वो इक्वेशन जो पैरेलल होगा, ये हमें क्या हो गया, ये हमें देगा इंटरसेक्ट कह लो, और क्योंकि ये यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है, हमें सॉल्यूशन दे रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं कंसिस्टेंट। दूसरा कंडीशन था हमारा कि अगर मैं एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जिसमें सी डिफरेंट हो, सेम पैरेलल है, सी डिफरेंट है, तो मुझे a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, यानी कि दोनों के ही स्लोप इक्वल है, लेकिन सी डिफरेंट कर देते हैं, यानी c1 बाई c2 इनका डिफरेंट है। अगर c ये डिफरेंट है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक तरीके का ये पैरेलल ग्राफ है। पैरेलल ग्राफ का मतलब कहीं पे भी ये जाके इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, तो इनकंसिस्टेंट है, यानी कि नो सॉल्यूशन, कहीं पे भी इसका सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तीसरा था हमारा एक ऐसा इक्वेशन जहां पे a1 बाई a2 है, b1 बाई b2 और c1 बाई c2, यानी कि इक्वेशन कुछ ऐसा है, मान लो x प्लस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है मेरा 2x प्लस 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अगर मैं 2 इसको निकाल दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, तो 9 ये इक्वल सेम इक्वेशन हो जाएगा। सेम इक्वेशन का मतलब ये हो गया कि दो इक्वेशन ऐसे हैं जो आपस में एक ही जगह पे प्लेस हो रहे हैं, एक ही लाइन पे, तो कोइंसाइड कर रहे हैं इनके लाइंस, कोइंसाइड देयर लाइंस। इसका मतलब है कि ये हर एक जगह, हर एक पॉइंट पे ये कांटेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसके मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं। मल्टीपल कितने? इनफाइनाइट। मल्टीपल सॉल्यूशन का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इन्हीं को इन क्वेश्चन में बस चेक करना है, इसी बेसिस पे बाकी सारे क्वेश्चंस भी है, आप इजी वे से चेक कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। इसको मैं मिटा रहा हूं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, बाकी सारे आप कर लोगे। इस पे फिर हम लोग आज के क्लास को ओवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है मेरा दिस, सीधे सीधे वैल्यू में रखता जा रहा हूं, 5/7 इज इक्वल टू -4/6। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है,
तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। पहला वाला क्या हो गया, कंसिस्टेंट, पहला ये वाला कंसिस्टेंट हो गया। सेकेंड 9/18 A1/A2 3/6। अब आप एक चेक करो, 9 1 जा 1 2 जा 6, सो A1 ये हो गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2, पहला तो मिल गया। अब C को भी चेक कर लेते हैं, 12/24 यानी 2 है ना। तो ये तीनों ही यानी कि A1/A2 B1/B2 C1/C2, माने ये एक ऐसे लाइन है जो एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। दैट इज द रीजन इसके क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये हो गया इनफाइनाइट, ये हो गया कंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट कह लो, इंटरसेक्ट कह लो, वॉट एवर यू वांट। ये वाला देख लेते हैं, तो 6/2 सेकेंड है, -3/1 -1 और 10/9। तो ये तो इक्वल है, 2 3 जा 6, तो ये भी 3 हो जाएगा और ये प्लस हो गया, तो ये आपस में तो इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। यानी कि ये ऐसे हैं कि इनके स्लोप तो आपस में इक्वल है, लेकिन ये पैरेलल है, दो अलग अलग डिस्टेंस पे पैरेलल लाइंस। तो ये क्या होंगे, नो सॉल्यूशन, इसका कभी सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, नो सॉल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करो, इजी वे से सॉल्व कर लोगे, और कहीं से भी आपको सोर्स मिलता है आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। हमारा पर्पज है, मेरा पर्पज है ये कि आपके कंसेप्ट को बिल्ड करना, दैट्स इट। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। जब मैं सारा सिलेबस वगैरह करा लूंगा तब मैं क्वेश्चंस डील करूंगा, चाहे वो IIT के हैं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, ताकि आपके और भी ज्यादा कंसेप्ट बिल्ड करो। तो अभी के लिए जो आपको सॉल्यूशन कहीं से मिल जाए आप कर लो, बुक्स वगैरह में प्रॉब्लम्स को देखो, सॉल्व करो, कंसेप्ट को अपने बिल्ड करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।